हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो ये जो वीडियो रेलिवेंट रहने वाली है सभी बच्चों के लिए रेलिवेंट है, चाहे वो क्लास 12th का बच्चा हो, चाहे वो सीए फाउंडेशन का बच्चा हो, और चाहे वो बच्चा केवीएस का एग्ज़ाम दे रहा है। ठीक है जी, तो सर या फिर और कहीं जहाँ पर भी पार्टनरशिप सिलेबस में रहती है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम पार्टनरशिप की डिस्कशन करते हैं। देखो, अगर आप लोगों को पता हो, बिल्कुल अगर डीपली जाके पढ़ेंगे तो वो आता है। इसके लिए एक्ट कौन सा गवर्न करता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ध्यान रखना। तो बेसिकली पार्टनरशिप का मतलब समझते हैं कि सर पार्टनरशिप कैसा बिजनेस होता है। तो पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर बिजनेस को रन करते हैं और उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट या लॉस को आपस में शेयर करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो दो लोग बिजनेस को रन कर रहे हैं, ये दो लोग किस कैपेसिटी में बिजनेस को रन करने चाहिए? इन द कैपेसिटी ऑफ ओनर, यानी कि दो लोगों ने मिलकर बिजनेस चलाया और इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग होना ज़रूरी है और बिजनेस प्रॉफिटेबल बिजनेस होना चाहिए। समझ में आई बात या नहीं है? यानी कि अगर एक व्यक्ति है, अब उसने अपने अंडर में 50 एम्प्लॉय रखे हुए हैं, तो वो बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस नहीं बनेगा। समझ में आई बात? तो पार्टनरशिप एक बिजनेस है, बैलेंस शीट नहीं है, एक बिजनेस है विच इज़ कैरिड बाय 2 और मोर पर्सन इन द, ये लिख रखा है मैंने, इन द कैपेसिटी ऑफ ओनरशिप फॉर द प्रॉफिट और लॉस ऑफ सच बिजनेसेस बिलोंग्स टू द ओनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो ये बच्चे ने थोड़ा इस तरीके से लिखा है। पार्टनरशिप का एक ऐसा मतलब है, एक मतलब पार्टनरशिप का मतलब एक ऐसा बिजनेस जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर बिजनेस को रन करते हैं और उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट या लॉस को आपस में शेयर करते हैं। इसके बाद कहा जाता है बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब है बिजनेस सभी लोग मिलकर चला सकते हैं और कोई एक पार्टनर भी दूसरे के बिहाफ पर बिजनेस मिलकर चला सकता है। सेक्शन 4, अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन का मतलब होता है, डेफिनेशन का मतलब सेम टू सेम जो एक्ट ने बात लिखी है या जो किसी ऑथर ने कही है, डेफिनेशन में हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन मीनिंग की बात करते हैं तो मेरे दोस्तों, मीनिंग में हम क्या कर सकते हैं? अपनी तरफ से कुछ भी चेंजेस थोड़ा बहुत अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का क्या डिफाइन करता है पार्टनरशिप को? कि पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन, पार्टनरशिप एक संबंध है लोगों के बीच का जो एग्री हुए हैं, वो हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यहाँ पर बच्चों ने शॉर्ट में बिजनेस के लिए BS लगाया हुआ है, जबकि वो थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता है, बट फिर भी। तो सेक्शन 4 कहता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का कि भाई पार्टनरशिप दो या दो से ज़्यादा लोगों के द्वारा किए गए प्रॉफिटेबल बिजनेस है जहाँ पर वो प्रॉफिट्स को क्या करते हैं? शेयर करते हैं। यहाँ प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है लॉस को भी क्या करेंगे? शेयर करेंगे। इस वाली बात को हम आगे जाकर पढ़ेंगे। एजेंट और कहते हैं ना कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका क्या मतलब है कि बिजनेस कैन बी कैरिड, बिजनेस सभी लोग मिलकर चला सकते हैं, या फिर मान लीजिए 3 पार्टनर हैं तो तीनों वर्किंग पार्टनर हो सकते हैं, या फिर बिजनेस ऐसे भी चलाया जा सकता है कि बिजनेस कोई एक व्यक्ति चला रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ अदर। समझ में आई या नहीं आई? ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि सभी पार्टनर्स क्या होने चाहिए? वर्किंग पार्टनर होने चाहिए। बस ये लिखा हुआ है कि कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है। अरे बोलो हाँ या ना? तो बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑल, बिजनेस तीनों मिलकर चला सकते हैं, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, जो सभी के बिहाफ पर काम करे। ठीक है बच्चों, तो आपका सेक्शन वगैरह भी थोड़ा ध्यान रख सकते हो। इसके बाद पार्टनर्स का क्या मतलब है, फर्म का क्या मतलब है, फर्म नेम का क्या मतलब है। देखो, जो लोग इंडिविजुअली बिजनेस को रन कर रहे हैं, जो बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, जो बिजनेस के रिस्क को उठा रहे हैं, उसको जब हम उनकी इंडिविजुअली बात करते हैं तो दे आर नोन एज पार्टनर। और जब कलेक्टिवली उन लोगों की बात करते हैं, कलेक्टिवली दे आर रनिंग अ बिजनेस, तो कलेक्टिवली वो जिस बिजनेस को चला रहे हैं दैट इज नोन एज फर्म, और फर्म को जिस नाम से वो चलाते हैं, जिस नाम से बिजनेस को रन कर रहे हैं, दैट इज नोन एज फर्म नेम। समझ में आई बात या नहीं? जैसे कि संजय सर और संदीप सर एक बिजनेस चला रहे हैं और जिसका क्या नाम है बच्चों बताओ? संजय क्लासेस। तो संजय क्लासेस हो गया फर्म का नेम और बिजनेस हो गया संजय क्लासेस, कोचिंग का बिजनेस हो गया एक तरीके से। जवाब दो बच्चों। और संजय सर और संदीप सर क्या है? पार्टनर। अगर 11th क्लास में जाएं तो पार्टनर का क्या मतलब होता था? वो व्यक्ति जो बिजनेस में पैसा लगाए, अरे जो बिजनेस के रिस्क उठाए और जिसे बिजनेस के क्या मिलने होते हैं? प्रॉफिट और लॉस, उस प्यारे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? ओनर। ओनर को ही पार्टनरशिप के केस में हम पार्टनर बोलते हैं और कंपनी के केस में ओनर को क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। पार्टनरशिप में ओनर को प्रॉफिट या लॉस मिलता है क्योंकि वो रिस्क उठाता है, और शेयर कंपनी के केस में ओनर को प्रॉफिट या लॉस नहीं मिलता है, ओनर को क्या मिलता है? डिविडेंड। क्या मिलता है? डिविडेंड। तो शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है। ठीक है बच्चों, तो जब हम बात करते हैं
तो ये सब समझा दिया, इंडिविजुअली कलेक्टिवली अंडर विच नेम फॉर्म इज बिजनेस। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, जब हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, प्लीज़ मेरी तरफ देखिए, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करते हैं तो पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर्स बोथ आर सेपरेट एंटिटी, दोनों अलग अलग हैं। मैं अलग हूँ और संजय क्लासेस अलग है। जब हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। लेकिन जब लीगलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो लीगलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बोथ आर सेम, यानी कि मी एंड संजय क्लासेस, मी एंड संजय क्लासेस, हम क्या हैं, सेम है। समझ में आई बात या नहीं? जवाब दो बेटा। ये सब क्योंकि क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, ये आप आगे जाकर पढ़ोगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी? अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है कि कल को बिजनेस लॉस में आता है, बिजनेस घाटे में जाता है, तो जो पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी तक को क्या करना पड़ जाएगा, सेल करना पड़ जाएगा। समझ आया नहीं है? जो हमारे घर के बर्तन भांडे तक बिक सकते हैं, सीधी सी बात ये है। तो ये सबसे बिगेस्ट नेगेटिव रहता है प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का, और कौन से बिजनेस का, पार्टनरशिप बिजनेस का। इसी की वजह से कुछ लोग आजकल एलएलपी बनाने लग गए हैं। क्या बनाने लग गए हैं? एलएलपी। वो मैं आपको पूरा समझाऊंगा, इवन मैंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड कर रखी है जिसमें पार्टनरशिप एलएलपी का पूरा डिफरेंस आपको पता चलेगा। तो वो अभी आपके टॉपिक में हम बता देंगे, ठीक है बच्चों। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म एंड पार्टनर्स बोथ आर सेपरेट, दोनों अलग अलग है। और लीगलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म एंड पार्टनर्स आर सेम। अनलिमिटेड लायबिलिटी, अगर बिजनेस लॉस बियर करता है, अगर बिजनेस को लॉस होता है तो पार्टनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी तक क्या करनी पड़ जाएगी, सेल करनी पड़ जाएगी। किसको? पार्टनर्स को। चलो जी सर, तो अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं जिसका क्या नाम है, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के कुछ फीचर्स होते हैं। तो मेरे दोस्तों सबसे पहली बात है एक एसोसिएशन। अगर कोई भी एक व्यक्ति जितना मर्जी बड़ा बिजनेस खड़ा कर दे, वो बिजनेस कभी भी पार्टनरशिप बिजनेस नहीं बनेगा। अगर आपको किसी भी बिजनेस को पार्टनरशिप बिजनेस बनाना है तो मेरे दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम कितने लोग होने चाहिए, 2। और वो 2 लोग किस कैपेसिटी में होने चाहिए, इन द कैपेसिटी ऑफ ओनर। समझ में आ गई या नहीं आ गई? इसलिए पार्टनरशिप में कहा गया है कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, 2, और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50। अभी एट प्रेजेंट जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की लिमिट है वो कितने की है, 50। बट सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इस लिमिट को क्या कर सकती है, इंक्रीज कर सकती है 100 तक, लेकिन अभी ऐसा कोई लिमिट इंक्रीज नहीं करेगी। समझ में आ गई या नहीं आ गई? जी सर जी बिल्कुल क्लियर बात है, बस आप आगे चलते रहिए। तो और जो पार्टनर है, कौन पर्सन पार्टनर बन सकता है, हर एक वो व्यक्ति पार्टनर बन सकता है जो कि कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंगली जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है वो मेरे दोस्तों पार्टनर भी नहीं बन सकता। जैसे कोई अगर अनसाउंड माइंड की बात करें, कोई पर्सन अगर अनसाउंड पागल है, पागल बुद्धि, जिसे यही नहीं पता मैं अपनी लाइफ में क्या कर रहा हूँ, तो क्या करेगा पार्टनर बन के? समझ में आया या नहीं है? तो एक ल्यूनेसी, अनसाउंड माइंड, कोई पर्सन जो डिस्क्वालीफाइड है इन एनी अदर लॉ, वो व्यक्ति पार्टनर नहीं बन सकता है, ठीक है। या जिसको किसी दूसरे लॉ ने डिस्क्वालीफाइड कर दिया है, ठीक है। एक माइनर पार्टनर बन सकता है, बिल्कुल इस बात को आप ध्यान रखना। माइनर एक पार्टनर बन सकता है, बट मेरे दोस्तों ध्यान रखना, माइनर खाली बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। माइनर खाली प्रॉफिट्स के लिए वो क्या कर सकता है, बिजनेस में पार्टनर बनता है। और एक बात और ध्यान रखना, जैसे ही माइनर क्या बन जाता है, मेजर बन जाता है। जैसे ही माइनर मेजर बन जाता है, उससे पूछा जाता है कि आपको हमारी पार्टनरशिप कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी है। और अगर पार्टनरशिप जो माइनर जो है अगर 6 महीने तक कोई भी कंसेंट नहीं देता है तो उसके पास फिर वो सारी की सारी लायबिलिटी आ जाती है जो एक नॉर्मल पार्टनर की तरह होती है। या तो माइनर जैसे मेजर बना है तो विद इन 6 मंथ्स वो बता दे, क्या बता दे, कि मैं आपके साथ पार्टनरशिप नहीं करना चाहता हूँ। जवाब दीजिए यार सारे बच्चे। तो फिर ठीक है, तो फिर वो लायबल नहीं रहेगा। लेकिन उसने अप्रूवल नहीं दी, कुछ बताया भी नहीं, हाँ भी नहीं भरी, ना भी नहीं भरी, तो वो माइनर मेजर जैसे वो मेजर हुआ तो वो उसके पास सारे राइट्स एंड लायबिलिटीज एक नॉर्मल पार्टनर की तरह आ जाएंगे। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। माइनर खाली बेनिफिशियल एग्रीमेंट्स के लिए क्या होता है पार्टनर। माइनर कहाँ से कैपिटल लाएगा? माइनर तो वैसे ही छोटा बच्चा, 18 साल से कम के बच्चे। मैन द माइनर विल बिकम अ मेजर, ठीक है, यानी कि 18 साल से देन ही और शी विल बी आस्क्ड अगेन दैट ही और शी वांट्स टू कंटिन्यू द पार्टनरशिप और नॉट। ठीक है बच्चों, तो पहला फीचर था देयर मस्ट बी एन एसोसिएशन, देयर मस्ट बी अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर पर्सन। दूसरे बाद देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। पार्टनर्स देखो 2 लोग साथ में तभी काम करते हैं व्हेन दे बोथ आर एग्री टू ईच अदर, वरना अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो हमारा एक कॉम्बिनेशन है, हमारे बीच में एक ओरल एग्रीमेंट हुआ है
कि आप मुझे इतनी फीस दोगे और मैं आपको आपका सिलेबस कराऊंगा। तो दैट इट सिंपली मीन्स वी बोथ आर एग्री टू ईच अदर। तो चाहे वो एग्रीमेंट हमारा शॉर्ट पीरियड का ही क्यों ना हो। कई बार आप लोगों को फ़ीस ज़्यादा लगती है तो आप लोग नहीं आते हो क्लास लेने के लिए, है ना। कई बार मुझे लगता है कि यार कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम देना पड़ेगा, अननेसेसरी हम मना कर देते हैं। तो पार्टनर्स भी तभी लोग काम करते हैं व्हेन ईच अदर एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पार्टनरशिप। तो एग्रीमेंट का मतलब होता है एक तरीके से एक आप ये कह सकते हो एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग अ कंसिडरेशन ऑफ ईच अदर, उसको हम एग्रीमेंट बोलते हैं बेसिकली। जब हमने कोई ऑफ़र किया है, ऑफ़र की एक्सेप्टेंस मिल जाती है, वो क्या बन जाता है एग्रीमेंट। बट वो लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा। यहाँ पर आप एग्रीमेंट को ऐसे समझो कि भाई मैंने आपके सामने कोई बात रखी और आप उस बात पे क्या कर रहे हो, एग्री कर रहे हो। तो दो पार्टनर्स मिलकर साथ में तभी काम करते हैं व्हेन दे बोथ आर एग्री टू ईच अदर। समझ में आई बात है कि यार हम ये कोचिंग बिजनेस करेंगे, हमारा प्रॉफिट होगा इतना, बांटेंगे, इस टाइम से इस टाइम तक बिजनेस करेंगे, सुबह का टाइम तू संभालियो, शाम का टाइम मैं संभालूंगा, इमरजेंसी में ये करेंगे। मतलब देखो, जैसे मैं एक बार बताऊँ, पार्टनरशिप एक रिलेशन है। जैसे लड़का और लड़की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहते, स्टार्टिंग में रिलेशन बहुत अच्छा लगता है, ओहो इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं ज़िंदगी में। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते रहते हैं, समझदार, तो जैसे जैसे वो ओल्ड होता रहता है, फिर आपको पता है यार कि इससे बेकार कुछ काम नहीं, सिरदर्दी, मत्ता पच्ची, ये वो टेंशन। कई बार तो सिचुएशंस ऐसी तक आ जाती हैं कि लोगों की शादी भी हो जाती है, शादी होने के बाद भी लोग क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो भाई पार्टनरशिप तभी तक चल रही है, ध्यान रखना, जब तक व्हेन द पार्टनर्स आर एग्री टू ईच अदर। वरना आप देखोगे इसी पार्टनरशिप में आगे जाके पढ़ोगे, डिसोल्यूशन आएगा सबसे लास्ट में। एक पार्टनर छोड़ के जाएगा, रिटायरमेंट, जी मेरा मन नहीं कर रहा अब तुम्हारे साथ काम करने का, वो रिलेशनशिप नहीं, वो जो उनके बीच में एग्रीमेंट था वो कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है। अब मान लो मैं और संदीप सर हैं, हमारे बीच में 15 साल की पार्टनरशिप है, और वो पार्टनरशिप इसलिए चल गई, उसका रीज़न ये है क्योंकि हम दोनों भाई हैं, थोड़ा ब्लड रिलेशन है, मैं आपको बताऊँ। वरना प्रैक्टिकली बड़ा मुश्किल रहता है इतनी लंबी। और हमारे बीच में ओरल एग्रीमेंट है और कुछ नहीं है, मैं आपको बताऊँ तो छोटा सा एग्रीमेंट है, प्रॉफिट होगा हम इस रेशियो में बांटेंगे, एक्सपेंस हो, लॉस हो, कुछ भी हो इस रेशियो में। हम एक्सपेंसेस भी सेम रेशियो में बांटते हैं, प्रॉफिट भी सेम रेशियो में बांटते हैं, और ये सब चलता है। जो संदीप सर ने कुछ बात बोल दी उसको मैं मना नहीं करता, मैंने कुछ बोल दी संदीप सर मना। तो बेसिकली जो है ये सब चलता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट रिटर्न होना चाहिए, ओरल एग्रीमेंट भी एग्रीमेंट की तरह काम करता है। बट अगर आप चाहते हो कि फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट ना हो तो हमेशा कौन सा एग्रीमेंट कर लो, रिटर्न एग्रीमेंट। समझ में आ गया, नहीं आ गया? और इसी रिटर्न एग्रीमेंट को हम क्या नाम देंगे आगे जाके, पार्टनरशिप डीड। समझ में आया? इसके बाद जो फोर्थ फीचर है इसको हम पढ़ेंगे, पार्टनरशिप डीड को पूरा अच्छे से। जो फोर्थ फीचर है, लॉफुल बिजनेस। बिजनेस मस्ट बी लीगल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉफुल बिजनेस? सर जी बिजनेस इलीगल नहीं होना चाहिए। आप काम धंधा करो, कोचिंग कर रहे हो जी चलाओ, ऐसा नहीं है। आप बिजनेस कर रहे हो, ड्रग्स बनाएंगे यहाँ, टेररिस्ट बनाएंगे बच्चों को, भाई साहब समझ आई बात? ये नहीं है। या मेडिसिन बना रहे हैं विदाउट परमिशन फ्रॉम द रेलिवेंट अथॉरिटीज़, तो वो बिजनेस क्या बन जाएगा, इलीगल बिजनेस बन जाएगा। समझ में आ गई बात या नहीं आई? जी सर बिल्कुल सही है। अगर आप लोगों ने पार्टनरशिप बिजनेस कर लिया है और आप जो है कुछ काम धंधा ही नहीं कर रहे हो, तो भी आपका वो जो है वो पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी। ऐसा नहीं है तुमने पार्टनरशिप कर ली, हाँ यार रोज़ सुबह आए करेंगे और रोज़ यहाँ पे आके ताश खेलेंगे, खाना खाएंगे, बातें करेंगे, ये है। अब बिजनेस किस चीज़ का करोगे? तो देयर मस्ट बी अ लॉफुल बिजनेस। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यस। व्हाट इज PSR? PSR का मतलब है हाउ द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। तो इट इज़ द रेशियो इन विच प्रॉफिट्स या लॉस ऑफ अ बिजनेस शैल बी डिस्ट्रीब्यूट। अब इस चीज़ को आप समझो, इसको ना रेड पेन यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ जी, पेन यूज़ करो, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास ही रहने वाले हैं, इधर समझेंगे तो और ये आगे भी काम आएंगे। टीचर बन जाओगे तो 11th 12th को पढ़ाना पड़ा, तो समझ आया नहीं है, बहुत काम की चीज़ है ये। इधर देखेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब है कि हाउ द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। मान लीजिए 3:2, इधर देखो यहाँ पर, अगर 3:2 पार्टनर्स ने डिसाइड करा, इसका मतलब क्या होता है, उसको रीड करेंगे कि पार्टनर्स ये डिसाइड कर रहे हैं एक्स और वाई कि अगर 5 का प्रॉफिट होता है, कितने का? 5, 3 और 2 5, 5 का प्रॉफिट है तो एक्स 3 लेगा और वाई 2 लेगा। समझ में आ गई बात या नहीं आएगी? तो ये उन्होंने पहले डिसाइड कर लिया, 5 के प्रॉफिट में एक्स के 3, 1 के प्रॉफिट में एक्स का 3/5। अगर प्रॉफिट 1 लाख का हो जाएगा तो एक्स के कितने मिलेंगे? 1 लाख इंटू में 3/5। समझ आया?
तो ये 3:2, मान लीजिए 4:1 में रेशियो बताऊं तो इसको आपको पढ़ना आना चाहिए। 4:1 का मतलब है अगर 5 का प्रॉफिट हो रहा है तो ए और बी ने आपस में एग्रीमेंट कर रखा है कि 4 उसका। जैसे मेरा और संदीप सर का एग्रीमेंट है भाई, हम 3:2 है, तो संजय सर को 3 मिलेगा, संदीप सर को 2 मिलेगा। उसके पीछे आप कोई भी रीज़न रख सकते हो। फॉर एग्जांपल कि मैं मैनेजमेंट में ज़्यादा पार्टिसिपेट करता हूँ, सारा मैनेजमेंट की जिम्मेवारी संभालता हूँ, या चलो छोड़ो उस चीज़ को भी, जब कैपिटल भी लगती है या जब पैसा भी लगता है वो पैसा भी इसी रेशियो में लगता है, अगर लॉस भी हो रहा है तो वो भी इसी रेशियो में जा रहा है। तो एक तरीके से ये है कि मुझे लगता है कि कल को यार अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो मुझे थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि जो थोड़े एफर्ट्स हैं मतलब मैनेजमेंट की तरफ से वो थोड़े से मुझे लगता है कि भाई मेरे ज़्यादा रहते, इसलिए वो हम वैसे पहले हमारा रेशियो 2:1 था, पहले हमारा इक्वल था, फिर 2:1 हुआ, एक व्यक्ति और पार्टनर बने थे, फिर वो चले गए तो उसका शेयर मैंने ले लिया, फिर हमारा रेशियो ऐसे 3:2 बना। समझ आया नहीं है? ये PSR भी चेंज हो जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाले चैप्टर में। इट इज डिसाइडेड इन एडवांस वाइल मेकिंग पार्टनरशिप डीड टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर आप चाहते हो फ्यूचर में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स ना आए तो ध्यान रखना, कभी भी ज़िंदगी में पार्टनरशिप करो तो PSR का पहले डिसाइड कर लेना, और बेटा पार्टनरशिप डीड ज़रूर बना लेना, क्योंकि जो व्यक्ति डीड बनाने से मना कर रहा होगा उसके मन में कुछ ना कुछ खोट है, समझ होल है, समझ उसकी दाल में कुछ ना कुछ काला। अब मेरे से करवा लो जी एग्रीमेंट, क्या दिक्कत है? वो नया एग्रीमेंट करने से मना कर रहा है, इसका मतलब तुम्हारे मुंह पे हाँ भर रहा है और बाद में क्या कर रहा है? मना। अरे बोलो यार, ठीक है मेरे दोस्तों। अरे भाई साहब एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रखी है। फॉर एग्जाम्पल संजय एंड संदीप सर डिसाइडेड दैट इफ संजय क्लासेस अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹5 देन संजय सर विल गेट ₹3 एंड संदीप सर गेट, क्या बात है सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये PSR दे रखा है हमारा 3:2। इसको बोलते हैं रीड करना। सारी मैंने क्लास में कॉलेज में बच्चों से पूछा, अच्छा बच्चों पार्टनरशिप पढ़ के आए हो? हाँ जी आए हैं। अच्छा बच्चों 1 लाख को बांटो 3:2। अरे सर जी बच्चों वाला कमेंट डायरेक्ट निकाल दिया, 60,000 40,000। अबे यार सर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हो बच्चों वाली चीज़। मैंने पूछा 3:2 का मतलब क्या होता है? कह रहे हैं मतलब कुछ नहीं होता इसका। क्या मतलब बताएं? इसका मतलब क्या होता है? PSR है। ऐसा नहीं होता, इसको रीड करो, इसको इंटरप्रेट करो। क्या क्या रीड करोगे इसको बच्चों, बताओ कैसे रीड करोगे? हाँ इसका मतलब है पार्टनर्स ने डिसाइड करा है अगर प्रॉफिट 5 का हुआ तो संजय सर 3 लेंगे और संदीप सर 2 लेंगे। और 4:1 का मतलब है पार्टनर्स ने डिसाइड करा है अगर प्रॉफिट 5 का होगा तो संजय सर 4 लेंगे और संदीप सर 1। अरे बोलो हाँ या ना? जी सर। और बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसी को हम बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। इसी को हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअल एजेंसी रिलेशन। यहाँ पर जो पार्टनर्स काम करते हैं वो प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट का काम करते हैं। इसका मतलब क्या है? प्रिंसिपल एजेंट का मतलब है एक पार्टनर अगर एज अ प्रिंसिपल काम कर रहा है तो वो बाउंड होगा अगर और पार्टनर्स ने कुछ भी काम करा है। तो ऐसा नहीं है कि वो अपने द्वारा किए गए खाली कामों से बाउंड होगा, नहीं, उसने जो काम करे उससे भी बाउंड होगा, और जो दूसरे पार्टनर्स ने जो उसके एजेंट है उससे भी क्या होगा? बाउंड होगा। समझ आया नहीं है? तो प्रिंसिपल वो व्यक्ति होता है जो किसी और पार्टनर्स को, जो कि और व्यक्तियों को ऑथराइज करता है कि आप मेरे बिहाफ पर काम करो, आपको जो भी रेमुनेशन मिलेगी मैं पे करूँगा, आप मेरे बिहाफ पर। जैसे जब हम CA करते हैं तो एक हम आर्टिकल रहते हैं, कोई CA स्टूडेंट है तो CA स्टूडेंट आर्टिकल रहेगा, जब वो आर्टिकलशिप करेगा तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, तो ये CA के अंडर में काम करेगा। तो यहाँ पर भी कौन सा प्रिंसिपल वो रहता है? रिलेशनशिप प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन रहता है। ये जो CA आर्टिकल काम करेगा वो सारा का सारा CA के बिहाफ पर काम कर, जो भी सर्विसेज देगा, जो भी कुछ करेगा, क्लाइंट से ये नहीं पैसे लेगा, सारे पैसे कौन लेगा? CA लेगा। बस ये काम जो स्टूडेंट है वो किसके बिहाफ पर करेगा? CA के बिहाफ पर। समझ में आया नहीं है? इसने कुछ भी अच्छा करा तो भी ठीक है, किसने कुछ भी गलत करा तो उसके लिए कौन बाउंड होगा? प्रिंसिपल बाउंड होगा। समझ में आई बात या नहीं? तो यहाँ पर ये समझाने की कोशिश करी गई है म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप में कि भाई जो है क्या नाम है, एक पार्टनर जो है अगर वो एजेंट की कैपेसिटी में काम कर रहा है तो वो अपने द्वारा किए गए काम से दूसरे पार्टनर्स को भी बाउंड करता है। और एज अ प्रिंसिपल अगर कोई पार्टनर प्रिंसिपल है तो ये नहीं कह सकते कि भाई मैं तो खाली अपने काम से बाउंड होऊंगा, नहीं, मैंने वो अपने काम से बाउंड होगा एज वेल एज अदर्स के कामों से भी बाउंड होगा। समझ में आ गई बात या नहीं गई? क्या माइनर एक पार्टनर बन सकता है? ये CA फाउंडेशन में लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया माइनर कैन बी एडेड बट द कंडीशन इज दैट वो खाली किसके लिए ऐड होगा? ही कैन बी एडमिटेड टू शेयर प्रॉफिट्स ओनली, ही कैन नॉट बी शेयर द लॉसेज। माइनर जी हम लॉस नहीं शेयर करेंगे, इसलिए तो माइनर से की गलतियां भी माफ़ कर दी जाती है। जब तक आप माइनर हो अपनी ज़िंदगी में गलतियां करते रहो, लेकिन एक बार मेजर हो गए तो लो भी आपको कहता है क्या?
कि अब बेटा तुझे गलती करने का कोई अधिकार नहीं है। इफ़ द पार्टनरशिप फर्म सफर लॉसेज देन इट विल बी बोर्न बाय अदर मेजर पार्टनर्स। ठीक है मेरे दोस्तों, चलो जी सर, तो ये 6 पॉइंट भी आप डाल सकते थे, माइनर एज ए पार्टनर। ठीक है मेरे दोस्तों, समझ में आया? तो भाई साहब बेस बना दिया आप लोगों का। अब अगली क्लास में हम करेंगे फीचर्स करेंगे पार्टनरशिप डीड के। फीचर्स तो हो ही गए हैं हमारे पास, अगली क्लास में सीधा हम करेंगे पार्टनरशिप डीड और न्यूमेरिकल्स।